हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल इन भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर एन के भार्गव और हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 की एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है हेल्थ एंड डिजीज़। इस हेल्थ एंड डिजीज़ के सीक्वेंस में पिछले क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक किए थे एंटीबॉडी। इस एंटीबॉडी का हम लोग स्ट्रक्चर देख चुके हैं, एंटीबॉडी के क्या फंक्शन होता है ये देख चुके हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं और जितने भी पिछले वीडियोज हैं उनसे अपने आप रिवाइज कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपकी स्टडी में। तो आज का एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार आपके एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एड्स, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए तो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एड्स। बचपन से सुनते आए हैं कि ये व्यक्ति जो है एड्स से पीड़ित है, इसको एचआईवी हुआ है और इससे दूरी बना कर रखना चाहिए, इसके पास नहीं बैठना चाहिए। छुआछूत संबंधी बहुत सारी समस्याएं हमारे समाज में अभी भी है, जिसकी वजह से एड्स के जो भी पीड़ित मरीज होते हैं वो बीमारी से कम मरते हैं, लेकिन लोगों के ताने से और उनके टॉर्चर से जल्दी मर जाते हैं। तो आज हम लोग उन सारे चीज़ों को, उन सारे मिसकंसेप्शन को हम लोग दूर करने वाले हैं कि एक्चुअली में एड्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, एड्स कैसे होते हैं, ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। और एड्स और एचआईवी में क्या डिफरेंस है, एचआईवी होने से कब, एचआईवी होने के कितने दिन बाद हम लोग एड्स के सिम्टम्स मिलते हैं, ये सारा कुछ हम लोग डिटेल्स में आज हम लोग करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो आपके एड्स कॉज करता है एचआईवी वायरस, उसका हम लोग स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं। तो मैं पहले बता दूं कि जो आपके एड्स होता है, इस एड्स का फुल फॉर्म होता है, इस एड्स ए फॉर होता है एक्वायर्ड, आई फॉर होता है इम्यूनो, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, डी फॉर हो गया डिफिशियंसी, और एस फॉर हो जाता है सिंड्रोम। तो एड्स का फुल फॉर्म हो गया हमारा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए इसके फुल फॉर्म में ही इसका पूरा डेफिनेशन छिपा हुआ है। अब देखिए क्या कह रहा है, पहली चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि वैसे डिजीज जो कि हमारे बॉडी में कंजेनाइटली प्रेजेंट नहीं होता है, लाइफ टाइम एक इंडिविजुअल्स दूसरे ऑर्गेनिज्म से या दूसरे व्यक्ति से गेन करते रहता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड। दूसरा चीज यहाँ पे है इम्यूनो। इम्यूनो कहने का मतलब क्या है कि जो आपके इम्यून सिस्टम है उसका डिफिशियंसी हो जाती है, यानी उसकी कमजोरी है, तो वीक हो जाता है, और उसके वजह से आपके बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई पड़ने लगते हैं, बहुत सारे डिजीज दिखाई देने लगते हैं। तो उस तरह से हम लोग एड्स को डिफाइन कर सकते हैं कि जब आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है, एक पर्सन लाइफ टाइम जो है डिजीज को, ये एड्स को, मतलब एचआईवी वायरस को जब पीड़ित हो जाता है तो उसके बॉडी में जो है इम्यून सिस्टम का डेफिशिएंसी हो जाता है, कमजोरी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से उसके बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, तब उसे हम लोग बोलते हैं एड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्वायर्ड का मतलब ये हुआ कि एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, एक इंडिविजुअल्स जो है अपने पूरे जीवन काल में इसे एक्वायर्ड करता है। यानी कह सकते हैं कि जो एड्स होता है, आज एचआईवी हुआ तो ऐसा नहीं कि कल होके आपको एड्स हो जाएगा, इसमें लंबा समय लगता है, धीरे 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 आपकी इम्यून सिस्टम वीक होता है, तब जाके आपको एड्स होते हैं। दूसरी चीज है कि आपका डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है। डिफिशियंसी का मतलब ये हुआ कि जो आपके इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाते हैं। तो इम्यून सिस्टम जो है उसका वीकनेस हो जाता है। और आपके सिंड्रोम का मतलब क्या हुआ, सिंड्रोम का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, इसका मतलब हुआ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी एक साथ आपके बॉडी में बहुत सारे बीमारियों के लक्षण दिखाई देने लगे। तो इस तरह से हम लोग एड्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर इसका प्रॉपर डेफिनेशन लिखा जाए कि एड्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो एड्स को हम लोग कह सकते हैं कि इट कैन बी डिफाइंड, ऐसे लिख सकते हैं कि एड्स कैन बी डिफाइंड एज deficiency
deficiency of immune system acquired during the lifetime. अगर इसको पूरा समअप करेंगे तो ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा. Acquired during the lifetime of an individuals. तो इस तरह से पूरा डेफिनेशन हो गया आपका एड्स का. कि एड्स को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं. तो एड्स को डिफाइन कर सकते कुछ ऐसा. पहले चीज तो इसका फुल फॉर्म आपको समझ में आ गया. ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनो, डी फॉर डिफिशियंसी, एस फॉर सिंड्रोम. एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि पूरे लाइफ टाइम उसे गेन करेगा. डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि जो आपके इम्यून सिस्टम होता है बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है. सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, एक साथ बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं आपके बॉडी में, बहुत सारे बीमारियों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग सिंड्रोम. तो अगर इसको पूरे को समअप किया जाए तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन कुछ ऐसा बनता है कि डिफिशियंसी ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम का कमजोर हो जाना, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल्स. एक इंडिविजुअल्स के पूरे लाइफ टाइम में उसका जो इम्यून सिस्टम है उसका धीरे 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 कमजोर होते जाना, जिसकी वजह से उसके बॉडी में बहुत सारे जो है बीमारियों का लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं एड्स. आई होप आप लोग का डेफिनेशन क्लियर हो कि एड्स कहते किसे हैं. चलिए अब बात हम लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं. अब बात यह है कि एड्स के पीछे की हिस्ट्री क्या है और एड्स और एचआईवी में अंतर क्या है. तो ऐसा माना जाता है कि जो एड्स का वायरस है जिसे हम बोलते हैं एचआईवी वायरस, यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो आपके एचआईवी वायरस है, इसके जो फैला सबसे पहले कैसे, ये जो है आपके चिंपैंजी से फैले. अब हुआ क्या कि जो आपके जो वेस्टर्न अफ्रीका है, उस वेस्टर्न अफ्रीका में जो तंजानिया कंट्री है, उस कंट्री में आपके जो कुछ कह सकते आदिवासी लोग, ट्राइब्स जो थे, वो शिकार करने निकले हुए थे. तो उन्होंने जो है देखते हुए, उस समय अब 1920s की बात कर रहे हैं, 1920s में तो उस समय बहुत ज़्यादा मॉडर्न हथियार तो नहीं हुआ करते थे. तो उस समय जो है जनरली तीर भाले हथियार वगैरह, जनरली फेंक के मारने वाले हथियार चलते थे. तो उन्होंने गोरिल्ला पे हमला किया और गोरिल्ला पे हमला किया तो उस पे उसको अटैक हुआ तो उसको डैमेज हुआ, और गोरिल्ला ने भी उन पे अटैक किया तो उन, या चिंपैंजी ने अटैक किया तो उनके बॉडी का कुछ ब्लड इनके बॉडी के साथ मिक्स हो गया. ठीक है ना. तो उनसे वो वायरस इस पर्सन में ट्रांसफर हो गया. और इसके बाद सबसे पहला केस जो देखा गया था एड्स का, वो देखा गया था आपके अमेरिका में 1981 में लगभग आपके यूएसए में सबसे फर्स्ट केस देखा गया था क्या बोलते हैं एड्स का. और ये जो केस देखा गया था होमोसेक्सुअल पर्सन में देखा गया था, मतलब गे पॉपुलेशन में देखा गया. तो ये माना गया कि जो आपके एड्स होते हैं वो जनरली गे पॉपुलेशन में होता है, लेकिन उसके बाद देखा गया कि ये फीमेल में भी इसके केसेस देखने को आ रहे थे. तो ये माना गया कि नहीं, ये मेल और फीमेल दोनों को हो सकते हैं. तो आगे इसका हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं. तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे ताकि आगे रिवाइज करने में मदद हो जाए आपकी. तो इसमें हम लोग जानेंगे इसकी हिस्ट्री क्या है. तो सबसे फर्स्ट केस जो देखा गया था एड्स का, वो देखा गया था आपका 1981 में और देखा गया था यूएसए में. इसके पीछे का जो वायरस है वो है आपका एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो कि एक तरह का रेट्रो वायरस है. और इसके पास जो है आरएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल के तौर पे. तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि पहला केस कब देखा गया था. एड्स वाज first reported in 1981, first reported 1981 in यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे पहला केस मिला एड्स का. ठीक है, ये चीज याद रखेंगे. इसके पीछे कॉजेटिव एजेंट क्या था, तो कॉजेटिव एजेंट जो था वो था एचआईवी वायरस.
causative agent is human immunodeficiency virus, डिफिशियंसी वायरस, जिसका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HIV। अब समझ में आ गया कि HIV और एड्स दोनों डिफरेंट चीज होते हैं। HIV पहले होता है और एड्स बाद में होता है। पहले पर्सन जो है उसके बॉडी में ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस का एंट्री होता है, तो वो पर्सन सबसे पहले इन्फेक्ट होता है, और जैसे उसके बॉडी में एंट्री होता है देन उसके बॉडी में जो आपके इम्यून सिस्टम जो बनाते एंटीबॉडी उसका सबसे पहले डैमेज कर देगा। जब वो डैमेज हो जाएगा तो उसके बॉडी में उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बन पाएंगे। जब एंटीबॉडी नहीं बन पाएंगे तो आपके बॉडी को बहुत ही डैमेज करता है, आपके बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन को एक साथ अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में मल्टीपल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारी बीमारियों को लक्षण देखने को मिलते हैं। और पहली बात ये है कि नॉन क्यूरेबल है। नॉन क्यूरेबल कहने मतलब क्या है कि इसका कोई इलाज नहीं है, इस पे हम लोग पूरा निजात नहीं पा सकते हैं। इसको कुछ डिले जरूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको हम पूरा जड़ से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसे कोई मेडिसिन या कोई वैक्सीन इसकी अभी तक नहीं मिली हुई है। तो ये चीज याद रखेंगे कि इसका जो है निदान ही उसका उपचार है। मतलब अगर इसको हम बचाव करें तो यही तो ही इसका उपचार हो सकता है। इसके लिए मेडिकल साइंस में अभी तक कोई ऐसा मेडिसिन या वैक्सीन नहीं है जिससे एड्स को हम लोग क्योर कर सके। तो ये चीज याद रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि जो आपके एड्स हैं, इस एड्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। अभी हम लोग ने देखा कि एड्स जो है पहला केस देखा गया था 1981 में यूएसए में, और इसके पीछे का जो पॉजिटिव एजेंट था वो था आपका HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब हम पढ़ेंगे कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसमिशन ऑफ HIV। ट्रांसमिशन ऑफ HIV, जो आपकी HIV है ये फैलता कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो आपकी HIV है इसका ट्रांसमिशन जो होता है, बहुत सारे लोगों को मिथ होता है कि सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से ही फैलता, और सारे माध्यम से नहीं फैलता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पहली बात कि एक दूसरे के साथ अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसके साथ आप भोजन करते हो, अगर उसके कपड़े पहन लेते हो या उसके साथ बैठे हो, वो आपको टच कर दिया, तो इससे HIV नहीं होती है, इससे आपको एड्स नहीं होती है, जो कि सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। जिसकी वजह से अगर कोई पर्सन अगर HIV एड्स से पीड़ित भी होता है तो समाज को बताना पसंद नहीं करता है कि हम HIV एड्स से पीड़ित हैं, क्योंकि उसे शर्म महसूस होती है और लोग उसे बिल्कुल ही अलगाव कर देते हैं। तो ये अगर आपके समाज में इस तरह की भी कोई समस्या देखने को मिलती है तो सबसे पहले लोग को मिथ दूर करें कि HIV और एड्स जो होता है ये पहली बात खाना खाने से, सांस सोने से, बैठने से कभी नहीं फैलते हैं। इसका ट्रांसमिशन जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है, अगर वो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है तो उसमें अगर उसके फ्लूइड्स जो होते हैं, जैसे कि आप उसके सीमेन हो गए या उसके वेजाइनल फ्लूइड अगर आपस में कांटेक्ट में आते हैं तब वो फैल सकता है। ठीक है ना। कई बार लोगों को मिथ होता है कि किस करने से भी आपके HIV होते हैं। तो मैं पहले बता दूं कि किस करने से कभी भी आपको HIV नहीं होता, रेयर केसेस में देखने को मिलते हैं, क्योंकि सलाइबा में बहुत ही रेयर मात्रा में ही HIV के वायरस पाए जाते हैं। सलाइबा के माध्यम से कभी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में HIV का वायरस ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो एक पहला जो आपका ट्रांसमिशन हो जाता है थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर कोई व्यक्ति का अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है तो ये सबसे बड़ा कारण होता है HIV का ट्रांसमिशन का। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग प्रोटेक्टेड सेक्स के लिए हम कॉन्डम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उसका जो भी फ्लूइड्स है, वेजाइनल फ्लूइड्स है या फिर सीमेन है, वो आपस में कंटेक्ट में ना आ सके। तो चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ HIV। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो है वो है थ्रू सेक्सुअल रूट। तो सबसे पहला कारण है ट्रांसमिशन का सेक्सुअल रूट की वजह से होना। इसमें क्या होता है कि हाई रिस्क में कौन पर्सन होते हैं, वैसे व्यक्ति होते हैं जिनके एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर, एक से ज्यादा व्यक्ति के साथ अगर उनका सेक्सुअल रिलेशन है, तो वैसे व्यक्ति में जो है इसका ट्रांसमिशन ज्यादा होता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि पीपल विथ
मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, वैसे व्यक्ति जिसके एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर है, तो वैसे व्यक्ति में फैलने के चांसेस जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है। दूसरा जो हमारा इसके ट्रांसमिशन के पीछे कारण है, इन्फेक्टेड ब्लड एंड द ब्लड प्रोडक्ट्स। कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति को ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। डेंगू केस में देखते हैं प्लाज्मा बहुत ज़्यादा जरूरत चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत वीकनेस हो जाती है। तो उस केस में अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का, जिसको पहले से ही HIV हुई है, अगर उसके ब्लड के या प्लाज्मा को किसी हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसमिशन चला दिया जाता है या ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो उस पर्सन में होने के चांसेस ज़्यादा है। तो कभी भी अगर कोई व्यक्ति ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो उस समय इस बातों का जरूर ध्यान रखें कि वो व्यक्ति जिसके ब्लड किसी हेल्दी पर्सन को चढ़ाया जा रहा है, वो पहले से ही HIV से पीड़ित है या नहीं। तो ये सबसे पहला काम होता है इंश्योर कर लेना। तो दूसरा जो हमारा इसमें रहेगा ये कि थ्रू द ब्लड एंड द ब्लड प्रोडक्ट्स, थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड या उसके ब्लड प्रोडक्ट से ये आसानी से ट्रांसमिशन हो जाते हैं। और तीसरा जो कारण है इसके पीछे का सबसे बड़ा, वो है कि इन्फेक्टेड पर्सन का निडल, अगर किसी व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया कि जो पहले से HIV से पीड़ित है, अगर उसी निडल्स के इस्तेमाल हम लोग हेल्दी पर्सन के साथ करें, तो उसके साथ ये हाई रिस्क में हो सकता है। इसके पीछे का सबसे ये इसके साथ साथ जो ऐसे व्यक्ति जो कि ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, वैसे व्यक्ति में इसका ट्रांसमिशन होने का चांसेस ज़्यादा है। और उसके साथ साथ वैसे व्यक्ति जिसका पहले से इन्फेक्टेड है, अगर वो रेजर इस्तेमाल कर रहा है, ब्लेड इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर उसका रेजर ब्लेड अगर हम लोग इस्तेमाल कर लेते तो उसमें होने का चांसेस ज़्यादा है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। और ये तभी फैलेगा जब उसके रेजर या ब्लेड में उस इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड लगाओ, और वही सेम चीज़ को बिना डिसइंफेक्ट किए अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे में होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना। तो तीसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा इंपॉर्टेंट कि थ्रू इन्फेक्टेड needles, रेजर्स etc, इन्फेक्टेड व्यक्ति के निडल से, रेजर से भी होने का चांसेस इसमें ज्यादा है। अच्छा, इसमें ज्यादातर किस में देखने को मिलते हैं, तो इसमें हाई रिस्क वैसे व्यक्ति होते हैं जो कि पहले से ही ड्रग एडिक्ट हैं, क्योंकि वो नशे की हालत में उनको ये नहीं समझ में आता कि ये जो निडल्स है ये सही है गलत है, इसे इंजेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे, बहुत मल्टीपल पर्सन्स उससे अपना जो है ड्रग्स को इनहेल करते हैं, उससे आपके ब्लड स्ट्रीम में अपने इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनमें ट्रांसमिशन ज़्यादा होने के चांसेस है। तो हाई रिस्क किसको हो सकता है, इसमें हो सकता है कि इंडिविजुअल्स विथ ड्रग एडिक्ट, इंडिविजुअल्स विथ ड्रग एडिक्ट, वैसे व्यक्ति जो ड्रग्स लेते हैं उनमें ये चांसेस ज़्यादा है। और एक और कंडीशन हो सकता है कि अगर पहले से ही उसकी माँ अगर इन्फेक्टेड है, HIV पीड़ित है, तो अगर उसके वोम में अगर बच्चा है तो वो बच्चा भी अफेक्टेड हो सकता है। तो ये मदर से फिटस में आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। इसके पीछे का एक कॉज ये भी है। तो एक नेक्स्ट जो हमारा रहेगा इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि अच्छे से आपको विजुअल हो जाए। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फिटस, यानी माँ से बच्चों में, मदर वूम के अंदर जो बच्चा है उसमें ये आसानी से ट्रांसफर हो जाता है और उसको अफेक्ट कर देता है। तो ये है आपका एड्स। तो अभी हमने क्या सीखा कि एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, कि अगर कोई व्यक्ति को लाइफ टाइम अगर कोई इंडिविजुअल लाइफ टाइम जो है वो HIV का वायरस जो है एक्वायर कर रहा है, तो उसके बॉडी में जो उसके इम्यून सिस्टम है उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से उसके बॉडी मल्टीपल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारी बीमारियों के लक्षण देखने को मिलते हैं, और अंततः व्यक्ति की मृत्यु बहुत जल्द हो जाती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं एड्स।
और इसके पीछे का जो कारण है वो है आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है आप लोग अभी देखें, तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम इसके स्ट्रक्चर पर बात कर सके कि HIV के एक्चुअली में स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जो HIV है यह एक वायरस है और ये रेट्रोवायरस ग्रुप से आता है। रेट्रोवायरस क्या होता है? तो वैसे वायरस जिनके पास में आपके जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो आरएनए होते हैं, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो बात यह है कि इनको रेट्रोवायरस ग्रुप में क्यों रखा गया है? रेट्रोवायरस जैसे नाम से क्लियर है, रेट्रो मीन्स होता है बैक, मतलब कि ये अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, इसमें एक सेंट्रल डॉगमा रूल कहता है कि सबसे पहले हमारे बॉडी में डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से फिर प्रोटीन बनते हैं। तो हमारा बॉडी जो है वो है डीएनए और वायरस जो है वो है आरएनए। तो जैसे ही हमारा बॉडी में इंटर करता है तो वो सबसे पहले आरएनए से फिर डीएनए बनाता है। चूंकि डीएनए से आरएनए बनता है तो ये कदम पीछे आता है, ये आरएनए से फिर डीएनए बनाएगा। चूंकि इसके पास में एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इसकी मदद से ये आरएनए से फिर डीएनए बनाएगा और फिर वो डीएनए को हमारे बॉडी के साथ असेंबल कर लेता है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में वायरस प्रोडक्शन करने में मदद हो सके। तो इसलिए इसे हम लोग रेट्रोवायरस कहते हैं और जो हमारा HIV वायरस है ये रेट्रोवायरस कैटेगरी में ही आता है। तो जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ HIV। नेक्स्ट पॉइंट हमारे इसमें रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ HIV। HIV एक्चुअली में दिखता कैसे है? HIV स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? तो जनरली आप लोग देखे भी होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके HIV होते हैं उस HIV के अंदर आपके RNA पाए जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल। कुछ इस तरह से आपके RNA जेनेटिक मटेरियल के तौर पर पाए जाते हैं और इसके पास में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये जो है आपके हो गए RNA और इस RNA के पास में आपके एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से ये RNA से फिर डीएनए बना लेता है और इसके बाहर ऐसा ये जो आपका देख रहे हैं ना, ये RNA है और ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, डबल स्टैंडर्ड मतलब, क्योंकि इनका देख रहे हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA है और इसके बाहर आपके कैप्सिड के लेयर होते हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ इस तरह से इसके बाहर कैप्सिड के लेयर होते हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ये इसके कैप्सिड हैं और इस कैप्सिड के भी नाम है, उस नाम को अपने को याद रखना है। ये कैप्सिड का लेयर है और इस कैप्सिड का लेयर नेम है P24। इसको हम लोग P24 के नाम से जानते हैं और इसके बाहर एक और लेयर होता है, एक और कैप्सिड के लेयर पाया जाता है और ये जो लेयर होता है इसको बोलते हैं हम लोग P70 लेयर। एक और लेयर देख सकते हैं इसके बाहर पाया जाता है P70। कैप्सिड के एक और लेयर इसके बाहर देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाहर जो होते हैं आपके जो है कुछ लेयर्स पाए जाते हैं लिपिड्स के। इसके बाहर एक लेयर पाए जाते हैं आपके ऐसे आपके लिपिड्स के कुछ लेयर पाए जाते हैं और इसी लिपिड्स के लेयर पे आपको ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं जो कि स्पाइक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं ये किसी भी बॉडी से चिपकने में, अटैच होने में मदद करते हैं, या कह सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह लोकोमोशन में इसको मदद करते हैं। ये जो इसके आउटर लेयर है ये जो होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। ये जो देख सकते हैं ये लेयर जो है इसके ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं।
इसे P20 बोलते हैं और P24, और इसे बोलते हैं हम लोग P17। इसका नाम है, याद रखना है। ये देख सकते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर है, जो कि स्पाइक्स लाइक जनरली आपको वायरस में देखने को मिलते हैं। कोरोना वायरस में भी कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर में था। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, और ये जो बने होते हैं इसे बोलते हैं हम लोग GP10, यानी GP120, सॉरी, यानी ग्लाइकोप्रोटीन 120। इसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, और इसका नाम है GP120। इसका नाम है, याद रखना। तो ये जो देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं HIV के स्ट्रक्चर। और ये जो लेयर आप देख रहे हैं, ये लिपिड की लेयर है। और यहां पे जो एंजाइम देख रहे हैं, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग RT बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसी की मदद से ये आपके RNA से फिर DNA में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ HIV। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये HIV का स्ट्रक्चर हो गया। अभी हम लोगों ने क्या देखा HIV के स्ट्रक्चर में, कि सबसे अंदर में आपको सिंगल स्ट्रैंडेड RNA देखने को मिलते हैं, और इस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के पास में एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इस जो आपको ये इसके बाहर एक आपकी प्रोटीन के लेयर है जिसे हम लोग कैप्सिड बोलते हैं, और इसके बाहर एक और लेयर है, ये भी कैप्सिड है, इसका नाम है P24, और जो बाहर वाला इसका नाम है P17। इसका नाम याद रखना जरूरी है। और उसके बाहर एक आपके लिपिड्स के लेयर्स पाए जाते हैं, मल्टीपल लेयर पाए जाते हैं, और सबसे बाहर में आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स के लेयर, जो स्पाइक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से ये लोकोमेट करता है, जो दूसरे जगह जाता है या दूसरे बॉडी से, ये होस्ट बॉडी से चिपकने में मदद करता है, और इसका नाम है हम लोग GP120। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये वायरस के जो आपका HIV वायरस है, ये HIV वायरस कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलता है। ट्रांसमिशन तो पढ़ चुके, लेकिन जब ट्रांसफर होता है तो ये बॉडी को कैसे हार्म करता है। तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। एक चीज और यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, कि जो आपके HIV वायरस है यह एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो का मतलब होता है बैक, यानी सबसे पहले क्या होता है, मेरे बॉडी में DNA बनता है, DNA से RNA, और RNA से बनेगा प्रोटीन। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो आपके वायरस है HIV का, ये एक्चुअली में RNA वायरस है, तो ये बैक एक स्ट्रक्चर बनाता है, RNA से फिर DNA बना लेता है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं रेट्रो वायरस। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। और इसके पास में एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, याद रहेगा। यहां पे लिख सकते हैं कि इसके पास में जो RNA होता है, RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल, इसके पास में एक जेनेटिक मटेरियल होता है, और वो होता है RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA।